नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। विश्व के लिए 2022 एक महत्वपूर्ण पड़ाव का वर्ष है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए महज एक संख्या नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने अनंत संभावनाएं देती है, साथ ही बड़ी चुनौती भी पेश करती है। ये चुनौती है हर एक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा देने की, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मुहैया कराने की, हर एक व्यक्ति के सिर पर छत देने की और हर एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बात विश्व की बढ़ती जनसंख्या की। पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 8 अरब तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा कि 1950 के बाद यह पहली बार है जब जनसंख्या अपनी सबसे कम रफ्तार से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में यह दर घटकर 1% से भी कम रह गई। उन्नीस 1950 में विश्व की जनसंख्या लगभग 3 अरब थी। 1975 में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 अरब तक पहुंच गई। 1987 में ये 5 अरब और 1999 में 6 अरब हो गई। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब थी और अब वर्ष 2022 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2037 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9 अरब तक बढ़ सकती है और वर्ष 2058 तक वैश्विक जनसंख्या 10 अरब होने का अनुमान है। कुल 8 अरब की जनसंख्या के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 प्रमुख देशों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चीन पहले नंबर पर है। चीन की मौजूदा जनसंख्या 143 करोड़ है। दूसरे पायदान पर भारत है जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है। अमेरिका 34 करोड़ की जनसंख्या के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, इसकी जनसंख्या 28 करोड़ है। पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। विश्व में विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमान रूप से हो रही है। यूरोप और अमेरिका के मुकाबले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के लिए जनसंख्या वृद्धि एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा भी कर रही है। इंडिया की सिचुएशन काफी हद तक चैलेंजिंग होने के साथ साथ कंट्रोल रहेगी, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा ही कारगर अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए कि जो 8 बिलियन पॉपुलेशन हम क्रॉस कर रहे हैं उसमें इनइक्वालिटी बहुत क्लियर दिख रही है कि एशियन सब कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट ये ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन एंड अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट इवन एशिया एंड पैसिफिक रीजन कंट्रीज हमें हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ काफी स्लो है। विश्व में सभी महाद्वीपों में जनसंख्या अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही है। विश्व में आधे से ज्यादा लोग एशिया में रहते हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से एशिया को देखें तो विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य और दक्षिण एशिया हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व के लगभग 2 अरब 30 लाख लोग, जबकि मध्य और दक्षिण एशिया में करीब 2 अरब 1 करोड़ लोग रहते हैं। आबादी के लिहाज से 2 सबसे बड़े देश चीन और भारत एशिया में हैं और इन दोनों देशों की जनसंख्या मिलाकर 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब चीन की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है और वर्ष 2023 तक ये घटनी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत की जनसंख्या फिलहाल 0.7% की दर से बढ़ रही है और 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं।
15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में लोग अब इस बारे में जागरूक हो रहे हैं और उनकी सराहना की जानी चाहिए। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे को जन्म देने से पहले भावी माता पिता को ये समझना होगा कि क्या वो जिम्मेदारी के साथ इस बात के लिए तैयार हैं कि अपने होने वाले बच्चे का सही तरीके से वो पालन पोषण कर पाएंगे। हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा? कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अधिक प्राथमिकता देती है और ये वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सिद्धांतों के अनुसार है ताकि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकार की कोशिशें कुछ हद तक अब कामयाब हो रही हैं। वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और वर्ष 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की तुलना करने से पता चलता है कि देश में कुल प्रजनन दर यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में ये दर 2.2 थी, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में ये दर घटकर 2 रह गई। परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग की दर में भी सुधार हुआ है और ये 53.3 से बढ़कर 66.7 हो गई हैं। लगभग सभी राज्यों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है। विश्व स्तर पर 65 और उससे अधिक आयु की जनसंख्या अन्य सभी आयु समूहों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 65 या उससे अधिक आयु के लोग विश्व की कुल जनसंख्या के 10% हैं, लेकिन वर्ष 2050 तक ये बढ़कर 16% तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या के 2 गुने से अधिक
और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या के बराबर होने का अनुमान है। अगर देखा जाए तो विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत 1960 और 1970 के दशक तक समान रहा। फिर 1980 और 1990 के दशक में 1% की बढ़ोतरी हुई। विश्व बैंक के अनुसार विश्व में 1960 में 65 या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र 5% थी। वर्ष 1970 में भी बुजुर्गों की आबादी 5% थी, जबकि 1980 और 1990 के दशक में 6% थी। वर्ष 2000 में यह प्रतिशत बढ़कर 8 हो गया। 2010 में भी 8%, 2020 में 9%, जबकि वर्ष 2022 में बुजुर्गों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 10% है। अगर भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.4% थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2020 की जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.1% थी और वर्ष 2036 में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या बढ़कर 14.9% होने का अनुमान है। विश्व के कई देशों में लोगों की बढ़ती उम्र के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तेजी से नजर आ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान जैसे देशों में वृद्धों की संख्या पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। इन देशों की सरकारों को इनसे जुड़ी कई मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल की लागत में बढ़ोतरी, बचत और निवेश योजनाएं और पेंशन प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। बड़ी या उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ये मुद्दे वहां की अर्थव्यवस्था और लिविंग स्टैंडर्ड पर बहुत असर डालते हैं। कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट से उद्योगों को कुशल योग्य कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे उत्पादकता में गिरावट हो सकती है या लेबर कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अर्थव्यवस्था मजबूती से दूसरी अर्थव्यवस्था का मुकाबला नहीं कर पाती। लेकिन साथ ही विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वृद्ध आबादी भी देश के विकास में योगदान कर सकती है और उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। ये जो पॉपुलेशन है जिसको अनुभव है, जिसकी सेहत भी काफी ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करें, मुद्दा ये है। तो इसमें मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी, आई विल सीक योर अटेंशन कि सरकार ने एक सेक्रेड पोर्टल शुरू करा है, मालूम नहीं आपने देखा हो तो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर एल्डरली है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने शुरू करा है सितंबर 2021 से। तो जो भी कंपनीज एक अनुभवी रिटायर्ड एल्डरली को डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट दे आर लुकिंग फॉर सच पीपल, और जो लोग भी री एम्प्लॉय होना चाहते हैं उनके लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। सो मैं कहूंगी कि सरकार की सोच भी उसी तरफ चल रही है कि कैसे हम ये कर सकें कि इन प्रोडक्टिव यूज ऑफ द एल्डरली। हम वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का उपयोग कर आज युवा पीढ़ी को कौशल प्रदान करने में कर सकते हैं। युवा जब अनुभवी व्यक्तियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में उनके कामयाब होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोविड में हमने देखा है कि कितना ऑनलाइन काम हुआ। हमें एल्डरली का जो अनुभव है वो मेंटरिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यूज करना चाहिए। अब हम एक बात करते हैं जैसे हैंडलूम क्लस्टर्स की, तो आप देखिए कि जो ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास करती है वो स्किल, उसमें भी एल्डरली का ही हाथ है, तो उसको हमें और इंस्टीट्यूशनली डेवलप करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत में फिलहाल स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ की आबादी युवा है। युवा आबादी भारत की एक बड़ी ताकत है
और ये देश के आर्थिक विकास को गति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत में दुनिया की युवा आबादी का 5वां हिस्सा रहता है। बड़ी युवा आबादी वर्कफोर्स के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराती है। भारत में युवा की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें पूरा भरोसा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का प्रोविजन ज्यादा बढ़िया है। उसके चलते हमारे एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्टिविटी में काफी चेंज होने वाला है। तो इंडिया निश्चित रूप से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है उसमें काफी कारगर होगा। एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ जनरेट हो रहा है। ओनली क्वेश्चन ये है कि अगर आप सोचेंगे कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर एंड व्हाइट कॉलर जॉब में ही एम्प्लॉयमेंट हो, ये थोड़ी मुश्किल है। ये जिस तरीके से एमएसएमई ग्रो हो रहा है, जिस तरीके से हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, वो हमारे लिए एक बहुत ही इंकरेजिंग साइन है। इसलिए फ्यूचर में हमारे युवा को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ और स्टार्टअप की बढ़ती हुई संख्या के साथ निश्चित रूप से इकोनॉमी भी हमारी ग्रो होने वाली है। लेकिन जो समस्याएं विश्व के कई देश वृद्ध जनसंख्या को लेकर अभी झेल रहे हैं, लगभग 20 से 25 वर्ष बाद भारत भी इन्हीं समस्याओं का सामना करेगा और उस स्थिति के लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो वृद्ध जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हों और इन्हें सामाजिक सुरक्षा, उनकी आयु के अनुसार पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करानी होगी। विश्व के सभी देशों और क्षेत्रों में प्रजनन दर अलग अलग है, लेकिन अब वैश्विक प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है। इसके असर से कई देशों में जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट यानी वैश्विक प्रजनन दर पिछले कई दशकों से कम हो रही है। इसका मुख्य कारण लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा और काम के अवसर मिलना है, बड़ी उम्र में विवाह होना और फिर देर से बच्चों का जन्म होना, और साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन आसानी से मिलना शामिल है। 1950 तक विश्व की प्रजनन दर प्रति महिला 5 बच्चे थी और अब वर्ष 2022 में ये घटकर 2.3% रह गई है। भारत में कुल प्रजनन दर यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में कमी आई है और ये पूरे विश्व के मुकाबले सिर्फ 2 है। इंडिया की सिचुएशन जहां तक है, इंडिया में हमारा टीएफआर में डिक्लाइन के चलते जो टीएफआर 2.0 तक आ गया है, उसके चलते अराउंड 2048 तक आते आते निश्चित रूप से हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। समवेयर 2050 और 2060 के बीच के पीरियड में हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगा। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन हम लोग जो प्रोजेक्ट करके रखे हैं, दैट में बी अराउंड 1600 मिलियन। 1600 मिलियन अटेंड करने के बाद इंडिया की पॉपुलेशन भी अपने आप कम होगी। अब पूरे विश्व में बच्चे कम संख्या में पैदा हो रहे हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ने से जनसंख्या अब बूढ़ी हो रही है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या भी घटी है। यूरोप के कई देशों में प्रजनन दर कम होने और बड़ी संख्या में लोगों के पलायन करने से जनसंख्या में कमी आई है। 1990 से अब तक पूर्वी यूरोप में कम से कम 17 देशों में इन दोनों वजह से जनसंख्या में कमी आ रही है। एक अनुमान के अनुसार 2022 से 2050 के बीच विश्व के 61 देशों की जनसंख्या लगभग 1% तक घट जाएगी। सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। ये सतत विकास लक्ष्य 2030 तक दुनिया को बदलने की सोच रखते हैं। ये लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या का दबाव कम करने, गरीबी खत्म करने, असमानता दूर करने, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने, बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने की हमारी साझा सोच को दर्शाते हैं। इन सभी लक्ष्यों के मूल में पूरे विश्व की जनसंख्या के कल्याण की भावना है। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल,
जंगल, भूमि और पृथ्वी के वायुमंडल पर दबाव बढ़ता है। ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में 13वां लक्ष्य विश्व की जनसंख्या को जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह करता है। विश्व में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग सहित जलवायु परिवर्तन के लिए अक्सर मुख्य कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतर सरकारी समिति के अनुसार आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या ग्रीन गैसों के बढ़ने का मुख्य कारण है। जिन देशों में जनसंख्या अभी तेजी से बढ़ रही है, वहां गरीबी और भूखमरी भी अभी बड़े पैमाने पर है और इस वजह से ये गरीब देश सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्य गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। इसलिए ये देश पर्यावरण से जुड़े खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इन देशों में गरीबी और भूख मिटाने के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि ये देश भी वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इन गरीब देशों की मदद के लिए विकसित देशों को आगे आना होगा। ये देखते हुए कि पृथ्वी की क्षमता सीमित है और ये भी पूरी तरह से साफ है कि मानव आबादी हमेशा के लिए विस्तारित नहीं हो सकती। साथ ही ये भी पूरी तरह से सही है कि इस बात की भी सीमा होनी चाहिए कि मनुष्य कहां तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। आठ अरब की जनसंख्या तक पहुंचकर विश्व ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लेकिन ये उपलब्धि केवल इतिहास में ही दर्ज होकर रह जाएगी अगर इन 8 अरब लोगों के प्रति जिम्मेदारी को नहीं समझा गया। ये 8 अरब लोग समृद्धि के लिए आशान्वित हैं। ये 8 अरब लोग बेहतर अवसर की कोशिश में जुटे हैं और ये 8 अरब लोग इस पृथ्वी के लिए अनंत संभावनाएं हैं। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।